नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश सेहतनामा में। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। आज के समय में कैंसर कोई बीमारी नहीं रह गई, बल्कि ये महामारी का रूप ले चुकी है। इस बीमारी ने आम लोगों के साथ साथ बड़ी हस्तियों को भी अपनी चपेट में लिया, अपना शिकार बनाया। कैंसर यानी शरीर के किसी अंग में कोशिकाओं का असामान्य रूप से बढ़ते जाना और फिर ट्यूमर के रूप में शरीर में फैल जाना। गंभीर स्थिति में ये जानलेवा हो जाता है और समय रहते इलाज नहीं मिलता है तो इस पर व्यक्ति की मौत हो सकती है। इससे दरअसल ये जानलेवा बीमारी भारत को भी धीरे धीरे अपने चंगुल में लगातार जकड़ती जा रही है। आयुर्वेद, एलोपैथिक, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के साथ साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति भी व्यक्ति में होने वाले सभी रोगों में कारगर साबित हो रही है। पद्धति के जानकार ये दावा करते हैं कि इस चिकित्सा पद्धति में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से हर वर्ग के व्यक्तियों का इलाज किया जा रहा है। यहां हम आपके लिए कैंसर से जुड़े उन सभी सवालों के जवाब लेकर आए हैं जिनके बारे में हर आम इंसान जानना चाहता है। इस बारे में आज हम बात करेंगे देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर के निदेशक कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजय हार्डिया से। उनसे जानेंगे कैंसर से किस तरह से बचाव किया जा सकता है, उसके लक्षण क्या हैं। तमाम सवाल हैं, उन सवालों के जवाब तलाशने की आज हम कोशिश करने वाले हैं। और हमारे साथ डॉक्टर अजय हार्डिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजय, आपका बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर जी। डॉक्टर अजय, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल यही है, आपका अस्पताल कैंसर मरीजों के लिए समर्पित इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कैंसर अस्पताल है। इस हॉस्पिटल के संचालन के पीछे आपका मेन उद्देश्य क्या है सर? नमस्कार सर जी। नमस्ते। मैं बताना चाहूँगा कि देवी अहिल्या हॉस्पिटल अपने यूनिक ट्रीटमेंट के लिए पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में जाना जा रहा है। और जैसे हम देखते हैं कि कैंसर का जो इलाज जो हो रहा है इस समय पूरी दुनिया में 3 प्रकार से इसका इलाज होता है। एक ऑपरेशन द्वारा, कीमोथेरेपी द्वारा और रेडिएशन द्वारा। परंतु देवी अहिल्या हॉस्पिटल अपना जो इलाज कर रहा है ये इलेक्ट्रोपैथी हर्बल चिकित्सा पद्धति द्वारा किया जा रहा है। और हमारे इस हॉस्पिटल के अंदर किसी प्रकार का कैंसर का मरीज हो, वो फर्स्ट स्टेज का हो या थर्ड स्टेज का हो या फोर्थ स्टेज का हो, या मैं कहूँ कि डेथ ऑफ बेड जिसको हम 5th स्टेज बोलते हैं, उस स्टेज के मरीज भी हमारे अस्पताल में आते हैं और हम उनका इलाज करते हैं। और काफी कुछ उन पेशेंट्स का हम पैलिएटिव केयर करते हैं, साथ में क्यूरेटिव केयर भी करते हैं। और कई मरीज हैं जो अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग करते हुए है। साथ ही ये भी बताएं कि कितना खर्च आता है इलाज के दौरान। सर ये बताना चाहूँगा कि जो कैंसर का जो इलाज होता है वो जो बहुत ही खर्चीला होता है। जैसे ही कैंसर पता लगता है तो मरीज के परिजन ये सोचते हैं कि अब मरीज भी नहीं बचेगा और खर्च भी बहुत ज़्यादा होगा। परंतु देवी अहिल्या हॉस्पिटल के अंदर हम जो इलाज कर रहे हैं वो हर्बल इलाज है पूर्ण रूप से। हमारी जो मेडिसिन है 3 प्रकार से काम करती है। एक तो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, इन्फ्लेमेशन कम करती है, ट्यूमर के साइज को कम करती है, पेन को रिलीव करती है और साथ ही बीमारी की पैलिएटिव केयर के साथ भी क्योर भी करती है। तो हमारा जो इलाज होता है यहाँ पर बहुत ही मिनिमम एक्सपेंसेस के अंदर हम लोग इलाज करते हैं। हमारे यहाँ जो मरीज आते हैं हम 7 दिन अपने अस्पताल में एडमिट रखते हैं। उनका जो 7 दिनों का खर्चा 50,000 रुपये से 70,000 रुपये के बीच में होता है। और साथ में आगामी हम जो 6 से 8 महीने का इलाज करने की सलाह देते हैं उसका खर्चा भी 20,000 से 30,000 के मध्य ही होता है। तो इस प्रकार से कहूँगा कि हमारा पूरा कैंसर का जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है वो 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में होता है जी। और सर, जिस रफ्तार में कैंसर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है उसके पीछे की बड़ी वजह क्या मानते हैं आप? सर देश और दुनिया में जो कैंसर फैल रहा है उसका सबसे बड़ा जो कारण तो एक तो हमारा एटमॉस्फेरिक चेंज है और साथ में हमारा जो फूड है, हमारा जो हम जो खाना ले रहे हैं उसके अंदर पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जा रहा है। हमारे थाली में जो भी भोजन आता है उसमें पेस्टिसाइड्स मिला हुआ खाना होता है और यही सबसे बड़ा कैंसर का कारण हो रहा है। हम जो भी हमारे अनाज का उपयोग करते हैं, जो वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जो फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सभी
के अंदर हम बिना पेस्टिसाइड्स के हम उसको उत्पादित नहीं कर पा रहे हैं। और ये कहेंगे कि हम ऑर्गेनिक हमने खेती को छोड़ के हमने केमिकल बेस्ड पेस्टिसाइड खेती हमने जब से स्टार्ट की है और तब से ये कैंसर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। हम कहेंगे कि 90 के दशक के पहले कैंसर हमारे यहाँ होता जरूर था, परंतु वो बहुत कम मात्रा में होता था। परंतु हम देख रहे हैं कि 2020 और 2024 के दरमियान देख रहे हैं कि कैंसर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और आज हम देखते हैं कि पूरे भारत देश के अंदर पूरे प्रतिवर्ष 17 से 19 लाख मरीज कैंसर के हो रहे हैं हर साल। और इनमें से करीब 50% जो मरीज की जो डेथ है वो एक साल में ही इलाज के दौरान ही हो जाती है। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है ये इस समय। जी, चूंकि डॉक्टर अजय, कैंसर के सामने जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में की गई अनुसंधान है वो कितना पर्याप्त है? कैंसर को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए क्या कुछ और पहल करने की जरूरत पड़ती है? सर, मैं कहना चाहूँगा कि जब कैंसर का जो सिस्टम जिस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से चालू कर रहे हैं, स्टार्ट किया है, ये इटालियन सिस्टम मेडिसिन है। काउंट सेजर मैटी ने 1865 में इसका इन्वेंशन किया और उसी समय इन्होंने कैंसर का इलाज उस समय करना चालू किया था। और उसका इलाज वहाँ का जो क्लिनिकल ट्रायल है वो ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल जो लंदन का है वहाँ पर हुआ था और पूरे हमारे देश में भी ये इलाज प्रसिद्ध हुआ। और डॉक्टर अनिल सिन्हा हुए हैं जिन्होंने इस सिस्टम को आगे बढ़ाया और देवी अहिल्या हॉस्पिटल जो है इस कैंसर के इलाज के लिए पूरे देश दुनिया में आज जाना जा रहा है। और ये कहेंगे कि हम जो आज जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसके अंदर लगभग हमें ये कहेंगे कि 50 to 80% तक हमें सफलता मिल रही है। मतलब ऐसे मरीज हमारे पास आ रहे हैं जो कैंसर के इलाज के लिए आते हैं। हम उनका जब ट्रीटमेंट करते हैं तो उन 7 दिनों के दौरान ही मरीज को 50-60% तक उनकी तकलीफों के अंदर रिलीफ हो जाता है, आराम हो जाता है। और आगे का हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत सारे मरीज अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग करते हुए अधिक समय तक जीवित रहते हैं और बहुत सारे मरीज ठीक हो जाते हैं। जी डॉक्टर, जब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आपके हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा केस किस वर्ग के आते हैं? क्या पुरुषों में सबसे ज्यादा ये केस देखने को मिलते हैं, बच्चों में भी, या फिर महिलाओं में सबसे ज्यादा ये केस देखने को मिलते हैं? सर, आपने बहुत से सही प्रश्न किया है। देखिए, कैंसर जब हमारे शरीर के अंदर होता है तो हर पार्ट्स के अंदर शरीर ये फैल चुका होता है। और यदि कोई एक लीजन या गांठ होती है और हम कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जब ये जो कैंसर हो रहा है लिम्फ नोड्स के अंदर होता है, तो जो लिम्फ नोड्स होता है पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेट होते हैं। तो पहले तो हमें एक लीजन और गांठ के रूप में पता लगता है, फिर पता लगता है कि मेटास्टेटिक हो गया है। तो मैं कहूँगा कि हमारे पास जो कैंसर के जो मरीज आते हैं जिसके अंदर जो महिलाएं होती हैं उनको हम देखते हैं, उनको सर्विक्स कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, इसके मरीज हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। पुरुषों के अंदर हम देखते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर के मरीज हैं, रेक्टम कैंसर के मरीज हैं, लीवर कैंसर के मरीज हैं, इसोफेगस कैंसर के मरीज हैं। तो इस प्रकार से ये कहेंगे कि हर प्रकार के मरीज देखने में आ रहे हैं। परंतु इस समय जो टोबैको का ज्यादा इस्तेमाल जो लोग कर रहे हैं, इस कारण से ओरल कैंसर के जो मरीज हैं वो ये कहेंगे कि 50% मात्रा तो ओरल कैंसर के मरीजों की हो रही है, जिसके अंदर बकल म्यूकोसा और टंग कैंसर जो है, जो तंबाकू खाने से हो रहा है, सुपारी खाने से हो रहा है। तो इस मरीज 50% मरीज तो इसी बीमारी के आ रहे हैं। जी डॉक्टर हाटिया, फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में कैंसर का इलाज इलेक्ट्रो होम्योपैथी के माध्यम से सुनिश्चित हो तो क्या अधिकतर कैंसर मरीजों की जान बचाई जा सकती है? और अगर ऐसा संभव है तो सवाल यह है कि इसमें हम सफल कैसे हों? कैसे कैंसर के लक्षण को शुरुआती दिनों में हम पहचान सकते हैं? देखिए सर, क्या होता है कि जब कैंसर यदि शुरुआती अभी हम सिम्टम्स हमें कहीं पता लग रहे हैं कि जैसे कहीं कि हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद में डाइजेशन बराबर नहीं हो पा रहा है, हाइपरएसिडिटी हो रही है, मोशन के अंदर कहीं से हमें ब्लीडिंग आ रहा है, या खाना निगलने में तकलीफ हो रही है, या खांसी के साथ ब्लड आ रहा है, तो ये एक प्राइमरी सिम्टम्स हम कहते हैं। कोई एक लीजन या गांठ हो जाती है, उसके अंदर से हमें कोई पेन चालू हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो ये एक प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं। यदि हमारे स्किन का कलर चेंज हो जाता है तो इसको हम प्राइमरी सिम्टम्स यदि मान के यदि हम इसको डायग्नोस करा लें अर्ली स्टेज के अंदर, तो हम बहुत सारी प्रिकॉशन हम इसमें कर सकते हैं और कैंसर को हम ठीक हो सकते हैं। और अब रही बात यदि देवी अहिल्या हॉस्पिटल में फर्स्ट और सेकंड स्टेज के मरीज यदि हमारे अस्पताल में आते हैं तो हम ये श्योरिटी बिल्कुल देते हैं कि हमारे पास 80 to 90% जो मरीज हैं वो कैंसर के क्योर्ड हो जाते हैं। परंतु दुर्भाग्य यह होता है कि मरीज अपनी बीमारी को
छुपाता है पहले तो, और जब तकलीफ बढ़ती जाती है तो वो बीमारी अपनी स्टेज बदल चुकी होती है, 3rd स्टेज में पहुंच जाता है, 4th स्टेज में पहुंच जाता है। तो उस स्टेज के अंदर मरीज हमारे पास में आते हैं, उनका भी हम इलाज करते हैं, और उनके इलाज के अंदर हम जब करते हैं तो उनकी लाइफ भी प्रोलॉन्ग होती है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो कैंसर हो रहा है वो लिम्फ के जो सेल्स होती है लिम्फेटिक ग्लैंड्स में होता है। तो हमारी जो इलेक्ट्रोपिक सिस्टम मेडिसिन है वो लिम्फ को फिल्टर करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है, और इसमें ऐसे प्लांट्स लिए गए हैं जो ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करते हुए बीमारी को रूट आउट करते हैं और उसको पूर्ण रूप से ठीक करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है हार्डिया, एक चीज हम देखते हैं कि ये कहा जाता है कि जो मरीज होते हैं सर, उन मरीजों से दोस्त की तरह व्यवहार करें तो ये जो समस्या है बहुत जल्दी दूर हो सकती है। एक तरफ मेडिसिन से भी, इस पद्धति से भी, और साथ ही व्यवहार से भी। अगर सामने वाले का व्यवहार बहुत अच्छा है तो वो कह सकते हैं कि जो मरीज है बहुत जल्दी रिकवर कर सकता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर छुआछूत मानते हैं, मरीजों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो जाने क्या हो गया। ऐसी स्थिति में आप परिजनों को, लोगों को क्या सजेशन दें, किस तरह से समझाते हैं आप? सर यही सबसे बड़ी इस बीमारी के अंदर काउंसलिंग की बहुत ज़रूरी होती है। हम ये देखते हैं कि जैसे ही पेशेंट को डायग्नोस होता है कि उसे कैंसर है तो उसके मरीज आधे रूप से वहीं डर जाते हैं कि अब मरीज की लाइफ नहीं है। कई ये सोचते हैं कि ये बीमारी कहीं पत्नी को ना हो जाए, कहीं उनको बच्चों को ना हो जाए, या ये बोलते हैं कि कहीं उनके ब्रदर या उनके फादर को ना हो जाए। तो इस प्रकार से छुआछूत की भी भावना इसके अंदर उत्पन्न हो जाती है और पेशेंट से अपनी दूरी बना लेते हैं। और कई बार ऐसी मरीज की स्थिति आती है कि वो जब 4th स्टेज में होता है, बहुत स्मेल होती है, फाउल स्मेल होती है, बदबू आती है, लगातार मोशन कर रहा है, तो मरीज के परिजन भी उसकी सेवा करना बंद कर देते हैं। तो हम कहेंगे कि मरीज जब हमारे पास आता है, हमारे फैमिली के मेंबर्स यदि उससे बहुत ही फेमिलियर व्यवहार रखेंगे तो निश्चित ही, और उसको एक संबलता प्रदान करें कि नहीं आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो ये पॉजिटिविटी ही उस बीमारी को 50 to 60% तक ठीक करने की क्षमता रखती है। तो यही हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि मरीज को जब हमारे पास आता है, मरीज के परिजन हैं, वो उससे संबलता प्रदान करें और कहें कि वो ठीक हो जाएगा। तो यही पॉजिटिविटी जो उसकी है इस बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखती है, और उसमें पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो निश्चित है कि पॉजिटिव हार्मोन्स बढ़ना चालू होंगे और बीमारी क्योर होने की स्थिति में होती है। जी डॉक्टर हार्डिया, विस्तार से अगर मैं समझना चाहूं कि आज के दिनों में हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में, कई अंगों में कैंसर किस प्रकार असर डाल रहा है, साथ ही यह भी जानना चाहूंगा कि हम अपनी दिनचर्या में ऐसा क्या करें जो हमारे शरीर के इन हिस्सों को गंभीर रूप से कैंसर जख्मी जो कर रहा है, और यह भी बताएं कि शरीर के इन हिस्सों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। देखिए यही एक कैंसर की एक यही है कि प्राइमरी स्टेज के अंदर कोई भी हमारे शरीर में सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई लक्षण आ रहे हैं, तो हम उसको इग्नोर नहीं करें और उसको हम अपने फैमिली डॉक्टर से दिखाएं, और प्राइमरी उसकी हम यदि जांच करा लेते हैं तो हमें प्राइमरी स्टेज ही पता लग जाएगा कि ये कैंसर के सिम्टम्स तो नहीं है। और यदि कैंसर के सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसका इलाज हम यदि स्टार्ट कर देंगे तो कैंसर से बचा जा सकता है। और दूसरा ये बताया कि हमारा जो फूड है, हमारा जो खाना पीना है, उसके अंदर हम जो खाना इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड्स का हम लोग उसको ना लेते हुए हम ऑर्गेनिक फूड यदि हम खाएं और तो ही हम इस कैंसर से हम बच सकते हैं। और साथ में यदि हम डेली एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, तो भी हम इस बीमारी से हम कैंसर से बच सकते हैं और अन्य बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। यानी कि मोटे तौर पर हम समझे कि खान पान पे हम विशेष ध्यान दें और अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज को जरूर शामिल करें, और जो भी समस्या है उससे जल्द ही निजात मिल सकती है। डॉक्टर हार्डिया, आपके अस्पताल में 3rd और 4th स्टेज कैंसर मरीजों के इलाज में क्या संभावनाएं हैं? मरीजों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट से कितना और किस प्रकार का लाभ मिल पाता है सर? सर ये हमारे अस्पताल में जब 3rd स्टेज या 4th स्टेज के मरीज आते हैं, और जब उनका कई बार तो ऐसे मरीज आते हैं जो अपना पूरा प्रोटोकॉल, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ऑपरेशन कर चुके होते हैं, और जब डॉक्टर बोलते हैं कि उनकी सेवा करिए, वो मरीज हमारे पास में आते हैं। या ऐसे मरीज आते हैं जो कीमोथेरेपी लेने लायक उनका शरीर नहीं होता है, तो वो जो मरीज हमारे हॉस्पिटल में आते हैं तो हम देखते हैं कि
उनकी जो पहले हम जो 7 दिन का हमारा जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर उनकी तकलीफों को हम कंट्रोल करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उस मरीज का 50 to 60% इन 7 दिनों में ही उसकी तकलीफों में आराम हो जाए। तो तकलीफों में आराम हो रहा है, इसका मतलब है कि हम डिसीज़ को हम कंट्रोल कर रहे हैं। और साथ में हम जब 1 महीने का हम इलाज उसको देते हैं और 3 महीने बाद दोबारा से हम पेशेंट को बुला के दोबारा से हम CT स्कैन या PET स्कैन हम कराते हैं, तो हम देखते हैं कि उसकी लीजन है, उसकी जो गांठ है, उसकी नोट्स है या उसकी अन्य चीज़ों के अंदर देखते हैं कि रिकवरी होना चालू हो जाती है और कई बार उसकी बीमारी पूर्ण रूप से ठीक भी हो जाती है। ओके डॉक्टर हाटिया, एक कैंसर रोग विशेषज्ञ की हैसियत से आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वाकई कैंसर महामारी के रूप में हमारे सामने है और इससे मुकाबला करने में हम लापरवाही कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल ये कहें कि कैंसर तो महामारी का रूप ले ही चुका है और आज हमारा जो देश है वो भी दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज के अंदर आ चुका है। तो हम ये कहें कि हमें इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें इसकी प्रिकॉशंस की आवश्यकता है और हमारी सरकार को, हमारी भारत सरकार को, हमारी मध्य प्रदेश सरकार को ये कहना चाहिए कि जो हम पेस्टिसाइड्स का कम उपयोग करते हुए और ऑर्गेनिक खेती का यदि हम ज़्यादा हम सहारा लेंगे तो निश्चित है कि हम कैंसर जैसी बीमारी को हम हरा सकते हैं। तो यह प्रिकॉशन जरूरी है, भारत सरकार को भी लेने की आवश्यकता है, मध्य प्रदेश सरकार को भी आवश्यकता है। दूसरा हम बोलते हैं कि हम अपने खाने में हम जो मिलेट्स होते हैं, जो मोटा अनाज होता है जैसे ज्वार होता है, बाजरा होता है, रागी होता है, इसका यदि हम इस्तेमाल हम करेंगे तो भी हम बहुत सारी बीमारियों से, कैंसर बीमारी से हम बच सकते हैं और उसका बचाव किया जा सकता है। जी डॉक्टर हाटिया, चूँकि हम देखते हैं कि अगर किसी को पहला और दूसरा स्टेज है कैंसर का शुरुआती, तो शुरुआत में वो पहचान नहीं पाता है या जिस हिस्से में उसे कैंसर पनप रहा है, हो रहा है, तो वो वहाँ पर दर्द होता है तो उसको अनसुना कर देता है, अनदेखा कर देता है, वो उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाता। तो कितनी लापरवाही बरती जाती है मरीजों की तरफ से। अगर मरीज शुरुआत से इस पर ध्यान दे तो पहले स्टेज दूसरे स्टेज तक उसे पहुँचने में काबू किया जा सकता है सर। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे ही हम बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो टोबैको का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके गाल के अंदर कुछ बारीक से छाला हो जाता है, जीभ में एक छाला हो जाता है, तो पेशेंट इसको इग्नोर करता है और धीरे धीरे वो स्थिति उसकी बढ़ती चली जाती है। पता लगता है कि वो सर्वाइकल जो है लिम्फ नोड से वहाँ भी वो बीमारी आ जाती है। तो हम कहेंगे कि यदि फर्स्ट स्टेज में ही यदि वो उसका लीजन हो रहा था या उसका माउथ ओपनिंग कम हो रही थी और कलर उसका माउथ का चेंज हो रहा था, उस समय ही यदि वो उसको डायग्नोस करा के ट्रीटमेंट ले लेता है तो वो बीमारी पूर्ण रूप से ठीक हो सकती थी। परंतु मरीज उस चीज़ से इग्नोर करता है और उसे ये भी लगता है कि मैं यदि जांच करा लूंगा और यदि कहीं कैंसर हो गया तो फिर उसका बचना मुश्किल है। तो इस वजह से भी वो उस बीमारी को डायग्नोस करने से वो डरता है। तो यही कारण है कि हम अपनी स्टेज को चेंज कर चुके होते हैं और मरीज को जब डायग्नोस होता है तो वो सेकंड और थर्ड स्टेज में डायग्नोस होता है। जी डॉक्टर हाटिया, हम एक चीज़ देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन छोटे बच्चों में भी कैंसर पनपता है, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा सकता है? और मैं ये भी आपसे समझना चाहूँगा कि जो छोटे बच्चे हैं उन बच्चों में कैंसर होने का कैसे हो सकता है, उनमें कैंसर कितनी सावधानी उन्हें बरतनी चाहिए? क्या जो बच्चे होते हैं उन्हें कैंसर क्या वो जेनेटिक ही होता है या फिर गलत खान पान की वजह से उनमें कैंसर की समस्या हो सकती है? हाँ सर, वही सही आपने प्रश्न किया। कई बार क्या होता है कि हमारे जो इन्फेंट बच्चे होते हैं, हम देखते हैं कि जो 6 महीने का बच्चा है, 3 महीने का बच्चा है, उसको ल्यूकेमिया हो गया, उसको ब्लड कैंसर उसको हो गया है। हम देखते हैं कि बच्चा 4 साल का 5 साल का बच्चा है, उसको सार्कोमा हो गया है, कई बार उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया है। तो हम देखते हैं कि कई बार तो ये बीमारी हेरिडिटरी रूप से पेरेंट्स के द्वारा भी ये बीमारी चेंज होके हमारे शरीर के अंदर आ जाती है। और कई बार हम देखते हैं कि जो मदर जो होती है, मदर जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग बराबर नहीं कराती है तो भी उसका कारण हो जाता है। यदि हम आर्टिफिशियल मिल्क हम बच्चों को दूध पिलाना चालू करते हैं तो वो भी इस बीमारी का कारण बन जाता है। तो ये एक रीज़न है। तो बच्चों को यदि सही रूप से यदि हम अच्छी डाइट दें, अच्छी सब चीज़ करें तो ये बीमारी कभी नहीं होती है। परंतु कई बार हमारे जो मदर फादर होते हैं, जब बच्चा ये कहेंगे कि जब प्रेगनेंसी होती है तो उस समय से ही यदि इसकी प्रिकॉशन यदि कर ली जाए, कम केमिकल्स का, कम टैबलेट्स का, कम मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए, हार्मोनल टैबलेट का कम इस्तेमाल किया जाए,
तो हम देखते हैं कि बीमारी बच्चा स्वस्थ पैदा होगा और उसको कोई बीमारी नहीं होगी। परंतु कई बार ये हमारी छोटी छोटी गलतियां ही ये हमारे बच्चों को कैंसर पैदा कर देती है। और हम देखते हैं कि एलोपैथी में जब छोटे बच्चों को जब कैंसर होता है तो कोई उसका इलाज नहीं है। हमारे पास ऐसे कई मरीज आते हैं जिसको ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर होता है और हम उन बच्चों का इलाज करते हैं और बच्चे 2 महीने 3 महीने या 6 महीने या साल भर के अंदर उस बीमारी से वो क्योर भी हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोपैथी के द्वारा हर बीमारी का इलाज संभव है और किसी भी स्टेज का कैंसर हो उस कैंसर का इलाज हम पूर्ण रूप से ठीक करने की क्षमता रखते हैं। डॉक्टर हार्डिया, ये तो बात हुई बच्चों में, लेकिन कैंसर मरीजों को खान पान से संबंधित किन पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है जिससे कैंसर से दूर रह सकते हैं वो? जी सर, सबसे बड़ा मैं एक अपने जो सुनने वाले दर्शक हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि जब जैसे ही कैंसर डायग्नोस होता है तो हम बोलते हैं कि जो हमारे जो कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो प्रोटीन खाने का काम करते हैं, शरीर के अंदर जो शुगर होता है उसको खाने का काम करते हैं। तो हमें हाई प्रोटीन डाइट को बंद कर देना चाहिए, शुगर को बंद कर देना चाहिए। जबकि हम एलोपैथी में देखते हैं कि जब डायग्नोस होता है तो ऑपरेशन के पहले डॉक्टर बोलते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, आप नॉनवेज लीजिए, अंडा खाइए, प्रोटीन पाउडर लीजिए। और हम बोलते हैं कि ये इस बीमारी का न्यूट्रिशन है, उसका पोषण कर रहा है, इस बीमारी को और बढ़ा रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि यदि ऐसे मरीज हैं जिनको कैंसर हो गया है तो हाई प्रोटीन डाइट को पूर्ण रूप से बंद कर दें, नॉनवेज ना खाएं, अंडा ना खाएं, प्रोटीन पाउडर ना लें और अधिक से अधिक मिलेट्स का इस्तेमाल करें। मोटा अनाज यदि वो खाएंगे, फल फ्रूट्स लेंगे, जूस लेंगे, सूप लेंगे, तो हम कहेंगे कि जब उनको हाई प्रोटीन डाइट नहीं जाएगी तो कैंसर के जो सेल्स हैं उनको जब ग्लूकोज नहीं मिलेगा, शुगर नहीं मिलेगा, तो वो ऑटोमेटिक शरीर से ख़त्म होना चालू होंगे और कैंसर के सेल्स डिस्ट्रॉय होकर और नए सेल्स बनेंगे और कैंसर ठीक होकर वो क्योर हो सकता है। जी डॉक्टर हार्डिया, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो पद्धति है, क्या इस पद्धति से ही पहला दूसरा स्टेज होता है उसमें तो इलाज संभव जैसा कि आप बता रहे हैं, क्या इस पद्धति में क्या कीमो की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं सर, देखिए हम जो इलाज कर रहे हैं ये हमारा नेचुरल इलाज है, प्राकृतिक इलाज है। हमारी जो इलेक्ट्रिक सिस्टम मेडिसिन है इसमें हर्बल प्लांट्स लिए गए हैं और इसमें एनर्जी होती है। जो प्लांट्स नेचर से सनरेज की उपस्थिति में जो जमीन से जो न्यूट्रिशन लेते हैं उसकी एनर्जी को हम उसके केमिकल सल्फाइड्स को हम निकाल लेते हैं, उसमें एनर्जी होती है। तो ये जो प्लांट्स लिए गए हैं वो हमारे ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करते हैं और हम बोलते हैं कि जो कैंसर जो हो रहा है वो हमारे पूरे जो ब्लड है उसको ही पूरा इम्प्योर कर देता है। उसके ही जो सेल्स हैं, लिम्फ नोड्स होती है, उसमें ही कैंसर आ जाता है। तो हमारी जो इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन है ये प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है और इसमें किसी प्रकार की कीमोथेरेपी की आवश्यकता नहीं होती है। और हम जो बोलते हैं कि हमारी टैगलाइन ही यही है कि संभव है कैंसर का इलाज बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन, बिना ऑपरेशन के। हम कहते हैं कि जैसे ही कैंसर डायग्नोस होता है और हम उसकी बायोप्सी करते हैं तो जैसे ही बायोप्सी करते हैं वैसे ही उसको छीलने से वो सेल्स के द्वारा पूरे शरीर के अंदर चला जाता है और वहाँ पे वो स्लीपिंग स्टेज में होता है। हम उसका ऑपरेशन कर देते हैं, फिर हम देखते हैं कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर बाद वापस से वो जो कैंसर जो स्लीपिंग स्टेज में होता है वो वापस से एक्टिवेट होता है और वो पूरे शरीर में मेटास्टेटिक का रूप ले लेता है। इसीलिए हम कीमोथेरेपी देते हैं, हम रेडिएशन देते हैं, परंतु हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम और डाउन हो जाता है और एक स्टेज ऐसी आती है कि हम कीमोथेरेपी लेने की स्थिति में नहीं होते हैं। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि इनकी घर ले जाकर सेवा करिए। और वैसे मरीज भी देवले हॉस्पिटल में आते हैं और हम उन मरीजों का हम पेन रिलीव करते हैं। हम उनका जो खाना नहीं खा पा रहे हैं वो खाने वाली स्थिति में आते हैं। जिससे कहूँगा कि ऐसे भी मरीज आते हैं जो 2 घूंट पानी नहीं पी पाते हैं, हम उनका इलाज करते हैं और हम 24 घंटे 48 घंटे में उनको पानी पिलाना स्टार्ट कर देते हैं, खाना खाना चालू कर देते हैं। जिनको मोशन ज़्यादा हो रहे हैं उनके मोशन बंद हो जाते हैं, ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो इस प्रकार से ये तकलीफ़ें कम होती है तो पेशेंट की रिकवरी बढ़ जाती है और पेशेंट की रिकवरी बढ़ती है तो वो बीमारी भी कंट्रोल होती है और उस स्टेज मेटास्टेटिक स्टेज के अंदर भी पेशेंट अधिक लाइफ जीता है। जी, ओके, यानी कि डरने की ज़रूरत नहीं है, मुकाबला करने की ज़रूरत है। डटकर मुकाबला करें तो कैंसर से हम पार पा सकते हैं और विजय हो सकते हैं। ठीक है डॉक्टर हार्डिया, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से इलेक्ट्रो होम्योपैथी से, इस पद्धति से कैंसर का इलाज किस तरह से हो सकता है,
उन्होंने बताया, डॉक्टर हार्डिया ने बताया कि जो पद्धति है बहुत अच्छी तरह पद्धति है, जिससे बड़ी आसानी से इस कैंसर का इलाज हो सकता है। डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।